बिलावल साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात जारी है और बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी को भी इस बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन लीडर ने भी इसको मेंढक बजट कह दिया है। फैसल वाडा साहब भी अपने रिजर्वेशन लेकर सामने आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो IMF की डिमांड्स थी वो मिनवन मानी गई हैं या डिमांड से कुछ ज़्यादा मान लिया गया है? और अगर इस बजट में कोई रद्दोबदल किया जाता है तो वो IMF आसानी से फिर डील करेगा, निगोशिएट करेगा पाकिस्तान से? So Faisal, you've asked all the right questions. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले तो ये बात यहाँ है कि IMF के फ्रेमवर्क में ही बजट की टैक्सेशन की तजावीज़ सामने आई हैं। और ये बात मुझे इसलिए भी मालूम है फैसल कि 2023 के दिसंबर में पाकिस्तान में एक मिशन आया था। उन्होंने फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट शेयर की है, वो पब्लिक नहीं है, पर अगर उन लोगों ने जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है वो ये जानते हैं कि ये सारे पर्सनल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जो आपने इस वक्त तजावीज़ सामने रखी हैं अपने निज़ाम में रियल इस्टेट रिटेल पर, ये तकरीबन वही तजावीज़ हैं जो IMF ने उस टीए मिशन में लिखी थी। आई थिंक उस वक्त भी IMF से थोड़ी सी गुफ्तगू ज्यादा करनी चाहिए थी। मैं आज भी कहता हूं कि गुफ्तगू की बहुत बड़ी गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है और मेनली कोशिश ये है कि IMF की जो सिफारिशात है वो मान ली जाए। पर ये कैसे हो सकता है कि आप IMF को ये कन्विंस ना कर सकें? आपकी तनख्वाह अगर या बाइंग पावर 2022 में अगर 1 लाख रुपए की थी तो आज टूट के 61,000 रुपए की रह गई है। तो मुझे ये इजाजत तो दीजिए कि मैं जो 6 लाख रुपया मेरा बेसिक है कि मैं 6 लाख रुपए पे पहला टैक्स लगाता हूं, वो मैं 9 लाख पे ले जाऊं, क्योंकि उसकी तो बाइंग पावर ही टूट गई है इंसान की। अब ये बाकी पर्सनल इनकम टैक्स अपनी जगह, ये भी दुरुस्त है कि आपको सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस उड़ानी है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती, मैं खुद कहता हूं उड़ानी है। पर ऐसा तो है ना कि आप स्टेशनरी को, आप मिल्क पाउडर को, आप मेडिकल और मेडिकल अप्लायंसेस को, मैं उनसे खुद ये निगोशिएट करना चाहता हूं कि उड़ा दें। ये जो 450 अरब की उड़ाई हैं, इनको बदतदरीज एक तो उड़ाएं, फौरी तौर पे ना उड़ाएं। पर उड़ाने का मकसद क्या होता है दुनिया भर में? IMF फोक्स को मालूम है ना, वो ये होता है कि 18% जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको नीचे लाया जाए। मैंने ये चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि एक बजट बन गया है, इसको रीनिगोशिएशन करने की गुंजाइश है, पर अथॉरिटीज को पहले खुद काम करना है इसको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाना मैं सपोर्ट करता हूं टोटली। मैं खुद कहता रहा हूं गवर्नमेंट को कि ये 1% से उठाएं, पर 1% टर्नओवर से जब उठाया है तो वो शायद 22-25% के करीब टैक्स था, अब 29% चला जाएगा उनका टैक्स। सो इसमें भी निगोशिएटेड सेटलमेंट कर लें, कुछ टाइम क्रिएट कर लें। दूसरी साइड जो IMF फोक्स हैव टोटली इग्नोर्ड, अगर IMF की बात की जाए तो वो ये कि एक्सपेंडिचर साइड तो देखी ही नहीं, और हुकूमत का स्टांस ये है कि हम इंतजार करेंगे कमेटी की रिपोर्ट का एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। पर 1363 की सब्सिडी, 1040 की पेंशन, 9775 की डेट और मार्कअप सर्विसेज, ये सब कुछ जो है मुश्किल क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह PSDP का इतना बढ़ना, सो थोड़ा सा इनको रद्दो बदल कर लीजिए, रूम क्रिएट कर लें जगहों पे। PSDP 1400 अरब करना शायद इस वक्त मौजू इसलिए नहीं है कि 19% नए प्रोजेक्ट लाने की शायद गुंजाइश नहीं है। अगर हम नहीं भी लाएंगे तो कोई हरज नहीं है। सो वी हैव टू नाउ ट्रेड केयरफुली, वी हैव टू मूव केयरफुली एंड डू दीज थिंग्स, बट डू देम इन अ वे कि थोड़ा सा लोगों पे अगर 75 अरब का बोझ पर्सनल इनकम टैक्स का है उसको आसान बनाइए। 150 अरब का हमने AOPs पे बोझ डाल दिया, ये जो स्मॉल मीडियम है इसको थोड़ा संभाल लीजिए। सो ये सारी गुफ्तगू करनी पड़ेगी अगर हमने बजट को बेहतर करना है। अगर इसी तरह पास करना है तो वो तो आपके सामने ही है। जी डॉक्टर साहब, ये एक बाहर से वज़ीर ख़जाना लाए गए, बहुत माहिर बताए गए। अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, जितने माहिरीन मईशत दीगर हैं वो भी ये बता रहे हैं, ये बजट जो तजावीज़ थी या मशवरा था समझ लीजिए या हिदायत थी IMF की, उठा के रख दी गई, और जो रूम क्रिएट हो सकता था, जो स्पेस मौजूद थी, उसके वो छोड़ी नहीं गई बिल्कुल, ये ना आवाम के लिए ना किसी और के लिए। तो उसके लिए तो कोई भी IFBR का या वजारत ख़जाना का कोई भी मुंशी ये काम कर सकता था। इतना महंगा वज़ीर ख़जाना लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और उनका इसमें कमाल क्या नज़र आता है?
इरशाद साहब, मैंने पाकिस्तान के लिए वाहिद प्रोग्राम जो आईएमएफ का कंप्लीट हुआ 13-16 का, वो एंकर किया है। और मुझे ये मालूम है, मैं अभी एक पर्चा भी लिख रहा हूँ इस बजट पे, एक आध दिन में अखबार में भी उसका एक पार्ट छप जाएगा। और मैंने ये कहा है कि आईएमएफ से निगोशिएशन की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है, वो कंट्री अथॉरिटीज पे रिलाई करती हैं। पाकिस्तान की फाइनेंस की जो टीम है, जो इकोनॉमिक टीम है, जो एफपीआर की टीम है, इन सब को मिलकर ऐसा मौजू जो आप कहेंगे ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए थे, पर ये फरवरी में ही देने चाहिए थे। बट मैं समझता हूं कि हुआ क्या होगा। आपको पता है, टीए मिशन आते हैं, वो लोगों को मिलते हैं, वो उस वक्त इतनी हाइप नहीं क्रिएट होती। बट जो आईएमएफ का वर्किंग समझते हैं, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स देखी हैं, मैंने बाहर काम किया है बहुत, तो मैं जानता हूं कि टीए मिशन भेजने का मकसद ही ये होता है। अगर आप कोई भी उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लेता गवर्नमेंट में, तो उसको मालूम होता कि ये चीजें तो उन्होंने तभी लिख दी थी। दैट वाज द टाइम टू गो एंड से टू देम कि नहीं, हम पर्सनल इनकम टैक्स की हम तो 6 लाख को बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं, पर जो अपर एशेलॉन्स हैं उन पे थोड़ा सा टैक्स लगा के 20-30 अरब कलेक्ट कर लें। सो आपकी बात में वजन है कि पाकिस्तान टीम को यहाँ पे थोड़ा सा अपना सब्सटैंटिव होमवर्क करना चाहिए था। मैंने 3-4 एरियाज रखे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जो टैक्स हमने 45% कर दिया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे। और अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं 500 मिलियन से, तो वो 55% बन जाता है। या खुदारा, मतलब इस इकोनॉमी को हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं। जरा ये गुफ्तगू आईएमएफ से जाकर करिए, तो कुछ अच्छे काम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अच्छा किया कि आपने प्रॉपर्टी को डॉक्टर साहब जो आपने बात की है, डॉक्टर साहब आपने जो बात की है कि होमवर्क के बगैर ये किया गया है, आज वो खजाना कमेटी में फैसल वाडा साहब ने बात की हाइब्रिड गाड़ियों से मुतालिक। अभी जब फ्लड आया 2022 में, जब हम गए दुनिया से कहा हमारी मदद करो, तो वो कहते थे एक जानिब तुम कोयले से एनर्जी पैदा करते हो और दूसरी जानिब तुम जो क्लाइमेट ही है उसके लिए मदद भी मांगते हो। ये एक खुला तजाद है। हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, पूरी दुनिया उस पर जा रही है। हम अपनी ऑयल इंपोर्ट को कम भी करना चाहते हैं, आपने उस पर टैक्सेशन बढ़ा दी है। ये क्या है? क्या अभी भी कोई माफिया राज कर रहा है मुख्तलिफ शोबों में, या फिर होमवर्क अगर नहीं हुआ? पाकिस्तान को तो मसला ही इकॉनमी है, क्यों होमवर्क नहीं किया गया? फैसल जान की ईमान पाऊं तो कहूं, जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो माफिया है ऑयल सेक्टर का, वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में तो छोड़ें, दुनिया भर में अभी भी 83% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है। 83% फैसल भाई। सो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम इस वक्त 43,000 मेगावाट प्लस की एनर्जी पावर की कैपेसिटी लिए बैठे हैं मुल्क में, और हम बेच नहीं पा रहे। गर्मियों में तो चले 25-26 हज़ार मेगावाट बेच देते हैं, सर्दियों में 10,000 मेगावाट आ जाती है। अगर हम ये एनर्जी बेचने की कैपेसिटी ईवीज और अदर फॉर्म से बनाएं तो ये एक अच्छी चीज होगी। हैविंग सेड दैट, कुछ बजट में अच्छी चीजें भी हुई हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा, कुछ टैक्सेशन रिटेल सेक्टर पे आई। ये दोनों अच्छी चीजें हैं, इसको और आगे लेकर जाना चाहिए। पर फिर आपने जो एक चीज नहीं की, मैं फिर कहता हूं, मेरे दोस्त हैं सब एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे भाई हैं, 3.5 अरब रुपए का टैक्स पंजाब ने लगाया है। ऑनेस्टली 20% इस वक्त पूरी इकोनॉमी का हुजम है। 3.5 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, फिर आईएमएफ से ही मांग के पैसे मुल्क चलेगा ना। सो ये सारी चीजें, अभी 10 दिन हैं, इनको सोच लीजिए, जहां जहां रीथिंक की जरूरत है कर लीजिए। मैं गवर्नमेंट का ये स्टांस भी मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर पे, हालांकि माजरत के साथ दिहाइयों से मैं इस चीज को गवर्नमेंट में बैठ के भी और आउटसाइड द गवर्नमेंट में कि पेंशन का रिफॉर्म करना है। अब ये कहना कि एक कमेटी है, ऑनेस्टली जनरल मुशर्रफ के टाइम पे नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म बना था। मतलब इरशाद भाई, मतलब मेरा दिल जो है वो, मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये गुफ्तगू करते हुए। आज 20 साल बाद उसके वो रिपोर्ट भी मौजूद है। हम ये कह रहे हैं कि हम दोबारा स्टडी करेंगे कि कौन से गवर्नमेंट इदारे काम करने हैं।